रात के 8 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोगों के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। और दोस्तों, कभी कभी देश और दुनिया से कुछ इस तरीके की डराने वाली खबरें निकल के आती हैं कि जिसको मैं आप लोगों तक जब अपने शब्दों में पहुंचाता हूं तो पहली बार तो मुझे ही यकीन नहीं होता कि ये खबर सत्य है। लेकिन दोस्तों, आज का ये दौर जो है ये इतना ज़्यादा घटिया और इतना ज़्यादा क्रूर दौर है कि आज के इस दौर में कुछ भी पॉसिबल है। आज के इस दौर में ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जिसे इंसान ने कलंकित ना किया हो, ऐसा कोई नाता नहीं है जिसे इंसान ने तोड़ ना दिया हो, ऐसी कोई दोस्ती नहीं है जो कलंकित ना हुई हो। और आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी को आप लोग ज़रा दिल थाम के सुनिएगा। हो सकता है कि आप लोगों का सब्र जवाब दे जाए और आप लोग यही सोचें कि ऐसे दरिंदे को समाज में जीने का कोई अधिकार नहीं। तो ये पूरी कहानी बहुत सिलसिलेवार तरीके से दोस्तों मैं आप लोग को सुनाऊंगा, लेकिन हमेशा की तरह आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन रहता है उसे भी ज़रूर से ज़रूर प्रेस करें। तो चलते हैं फिर सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। दोस्तों, बात करूं अगर मैं आज की इस कहानी की, तो आज की इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से। और इसी उत्तर प्रदेश के अंदर एक ज़िला लगता है औरैया, और इसी औरैया के अंतर्गत एक थाना आता है बिधूना थाना। और ये जो बिधूना थाना है, इसी थाने के अंतर्गत एक गांव आता है कक्षपुरा मंजरे गांव। इसी गांव के अंदर रहने वाला एक व्यक्ति 9 अगस्त साल 2025 को सुबह सुबह उठता है। क्योंकि ये व्यक्ति घर के बाहर एक झोपड़ी में सोया हुआ था और इसकी जो 14 साल की बिटिया थी वो घर के अंदर सोई थी। बाकी घर के जितने भी सदस्य थे वो सारे के सारे नोएडा गए हुए थे। यानी इस घर के अंदर इस बाप के अलावा इसकी 14 साल की बिटिया थी, इसलिए बाप जो है बाहर एक झोपड़ी टाइप की उसने बना रखी थी, वो उसी में सो गया था। और जो 14 साल की बिटिया थी वो घर के अंदर ही सोई हुई थी। लिहाजा जब बाप जो था सुबह सुबह जब उठता है तो उठने के बाद में दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन अंदर से किसी भी तरीके का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। अब ये बाप बार बार अपनी बिटिया को आवाज़ देता है, लेकिन अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। उसके बाद में ये जो बाप था पड़ोस में ही एक छोटी सी लड़की को दीवार के सहारे से अंदर भेजता है और उसके बाद दरवाज़ा खोलने के लिए कहता है। जैसे ही इस घर के अंदर दरवाज़ा खोल कर ये बाप अंदर घुसता है तो इसकी तो चीखें निकल जाती हैं। इसकी चीखों की आवाज़ सुनकर आस पड़ोस के जितने भी लोग होते हैं वो सारे के सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। जैसे ही इस घर के अंदर पहुंचते हैं तो इस घर के अंदर का जो दृश्य होता है वो दृश्य डराने वाला होता है। दरअसल इस घर के अंदर जो 14 साल की बिटिया थी, उस बिटिया का जो शव था ये फांसी के फंदे पर झूल रहा था। देखने से सारे ही लोगों को ऐसा लगा कि शायद इस बिटिया ने अपने आप को एक तरीके से अपनी ज़िंदगी की लीला समाप्त कर ली है और इसने अपने आप को फांसी के फंदे पर लटका लिया है। लिहाजा वहीं से कोई व्यक्ति जो होता है तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। अब पुलिस जब इस तरीके की सूचना पाती है कि कक्षपुरा मंजरे गांव में एक लड़की ने अपने आप को फांसी के फंदे पर लटका लिया है, पुलिस भी आनन फानन में तुरंत उस गांव में पहुंचती है। उस गांव में पहुंचने के बाद में पुलिस उस घर में पहुंचती है। डेड बॉडी को ऊपर से उतारा जाता है, लेकिन पुलिस जब इस घर की बहुत ही बारीकी के साथ में छानबीन करती है तो पुलिस को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये मामला आत्महत्या का मामला नहीं है। दरअसल पुलिस जो फॉरेंसिक टीम यहाँ साथ में लेकर गई थी, देखने से ही ऐसा लग रहा था कि इस घर के अंदर जगह जगह कुछ खून के धब्बे मिले थे। पुलिस को ऐसा लग रहा था कि शायद इस लड़की की हत्या कर और इसके शव को इसके जो पंखा है उससे लटकाया गया है। लेकिन पुलिस यहाँ पर शक तो कर रही थी, लेकिन इस चीज़ की पुष्टि पोस्टमार्टम से हो सकती थी, इसलिए पुलिस जो थी वो पोस्टमार्टम के लिए इस डेड बॉडी को भेजती है। अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने में अभी समय लगेगा, लिहाजा पुलिस अब इस पूरे मामले में छानबीन शुरू करती है। सबसे पहले इस घर को बहुत ही बारीकी से चेक करती है। तो पुलिस ये देखने की कोशिश करती है कि इस घर के अंदर कोई एक फोर्सफुल एंट्री हुई है या फिर नहीं हुई है। लेकिन पुलिस ने जब बहुत ही बारीकी से चेक किया तो पुलिस को पता चला कि इस घर के अंदर कोई भी फोर्सफुली एंट्री नहीं हुई है। फिर पुलिस सोचती है कि हो सकता है कि कोई व्यक्ति आया हो और दीवार फांद कर इस घर के अंदर आ गया हो। अब एक 14 साल की बेटी है तो आज के इस दौर में कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी संभव है। तो पुलिस वाले ये तो देखने की कोशिश करते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि इस लड़की की किसी से कोई दोस्ती वगैरह हो। तो इस पूरे एंगल पर जब छानबीन की जाती है तो ये जो एंगल था ये एक तरीके से बेबुनियाद था और ये जो लड़की थी इसकी किसी से कोई नज़दीकी और किसी से कोई दोस्ती वगैरह कुछ नहीं था। अब पुलिस जो थी वो इस बाप से पूछताछ करती है कि तुम्हारी बेटी की या फिर किसी से कोई लड़ाई झगड़ा या फिर तुम्हारा किसी से कोई लड़ाई झगड़ा, हाल फिलहाल में किसी से कोई दुश्मनी का एंगल जुड़ा हो या फिर किसी ने तुम्हें कोई धमकी वगैरह दी हो, किसी से कोई पैसों का लेन देन या फिर किसी से कोई ज़मीनी विवाद। अब पुलिस इन सारे ही एंगल्स पर जब इस बाप से पूछताछ करती है तो ये जो बाप होता है बेचारा कहता है कि साहब आप तो बहुत गरीब आदमी हैं,
हमारा ना किसी से लड़ाई है, ना किसी से झगड़ा है और ना किसी से कोई दुश्मनी। उसके बाद में जो इसी बाप का जो एक भतीजा था, यानी इसके बड़े भाई का बेटा, जिसका नाम सुरजीत सक्सेना होता है, ये भी पुलिस को सारी बातें बताता है। कहता है कि साहब हमारी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। जितने भी सवाल पुलिस करती है उसके सुरजीत सक्सेना बहुत अच्छे तरीके से पुलिस को जवाब देता है और पुलिस को सारी ही चीज़ें बताने की कोशिश करता है। यानी इस घर की तरफ से अगर कोई आगे आकर बोल रहा था तो वो ये ही सुरजीत सक्सेना बोल रहा था। लेकिन पुलिस जिस तरीके से छानबीन कर रही थी, पुलिस की जो जांच का दायरा था वो घर वालों के इर्द गिर्द ही घूम रहा था, क्योंकि इस घर के अंदर कुंडा अंदर से लगा हुआ था। अब अंदर से कुंडी लगी हुई थी, लड़की का जो शव था वो फांसी के फंदे से झूल रहा था। देखने से प्रतीत हो रहा था कि ये जो डेड बॉडी है ये शायद कत्ल करने के बाद में यहाँ पर लटकाई गई। लेकिन दोस्तों उसके बाद में पुलिस वाले जब इस पूरे मामले में सख्ती से छानबीन करते हैं, अलग अलग एंगल्स पे छानबीन करते हैं, तो पुलिस वालों का जो शक था ये जो तहरा भाई जो सुरजीत सक्सेना है इसके ऊपर जाता है। अब सुरजीत सक्सेना के ऊपर जब पुलिस का शक जाता है तो पुलिस सोचती है कि हो ना हो ये व्यक्ति पुलिस के सामने आगे आगे हर बात बताने की कोशिश कर रहा है, और पुलिस जब इससे पूछताछ कर रही है तो इसके जवाब बहुत ही ज़्यादा सटीक तरीके से हैं, लेकिन इसकी इन्वॉल्वमेंट पे पुलिस को कहीं ना कहीं शक होता है। इसलिए पुलिस तुरंत इसको अरेस्ट करती है और अरेस्ट करने के बाद में इसे पुलिस थाने लेके पहुंचती है। और सुरजीत को पुलिस थाने ले जाने के बाद में जब इसे फ्रंट सीट पर बैठाया जाता है और उसके बाद में जब इससे पूछताछ की जाती है तो सुरजीत पुलिस से कहता है कि तुम कातिल को तो ढूंढ नहीं रहे हो, बल्कि आप मेरे ही ऊपर शक कर रहे हो। सुरजीत पुलिस को घुमाने की हर संभव कोशिश करता है, लेकिन दोस्तों पुलिस वाले अब समझ चुके थे कि सुरजीत जो है पुलिस से झूठ बोल रहा है। लिहाजा जो तहरा भाई सुरजीत होता है उससे जब सख्ती के साथ में पूछताछ की जाती है तो ये जो सुरजीत था ये पुलिस के सामने टूट जाता है, और टूटने के बाद में एक ऐसी कहानी सुनाता है दोस्तों, जिस कहानी को जब आप लोग सुनेंगे तो आप लोग अपने कानों पर विश्वास नहीं करेंगे। दरअसल सुरजीत पुलिस को बताता है कि हाँ, अपनी चचेरी बहन जिसकी उम्र लगभग 14 साल के आसपास थी उसने ही उसकी हत्या कर दी है। अब जैसा ही ये सुरजीत पुलिस के सामने ये कबूलनामा करता है कि उसने अपनी चचेरी बहन की हत्या कर दी है तो पुलिस इस सुरजीत से पूछती है कि हत्या करने के पीछे क्या रीज़न थे, क्यों आखिर तुमने अपनी बहन की हत्या की। तो जो सुरजीत है जो कहानी बताता है उस कहानी को सुनकर पुलिस वालों के भी पांव तले से ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल सुरजीत बताता है कि रक्षाबंधन वाले दिन जो मेरी बहन थी, चचेरी बहन, वो मेरे घर आई थी और उसने मुझे राखी भी बांधी थी। राखी बांधने के बाद में वो अपने घर चली जाती है और उसके बाद में उसकी दोनों बहनें और उसकी जो माँ होती है ये नोएडा चली जाती हैं। अब ये जो 14 साल की इसकी चचेरी बहन थी ये घर में अकेली थी, जो इसके चाचा थे ये बाहर झोपड़ी में सोए हुए थे। लेकिन उस दिन सुरजीत ने बहुत ज़्यादा शराब पी ली थी। रात के समय ये शौच के लिए जाता है, लेकिन जब ये शौच कर आ रहा होता है तो उसी समय इसके जहन में अपनी चचेरी बहन के बारे में गंदा ख्याल आता है। अब जैसे ही इसके जहन में अपनी चचेरी बहन के बारे में गंदा ख्याल आता है तो ये किसी तरीके से उस दरवाजे के पास पहुंचता है, लेकिन फिर सोचता है कि मैं अंदर क्यों जा रहा हूँ, लेकिन इसके ऊपर शैतान सवार था। उसके बाद में ये दीवार कूद कर अंदर घुसता है। अंदर घुसने के बाद में ये अपनी बहन को जगाता है और उसके बाद में उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है, लेकिन जो बहन थी उसके सारी बातों से विरोध करती है और वो कहती है कि देखो भैया, मैं तुम्हारी बहन हूँ और तुम मेरे साथ में गलत करने की कोशिश कर रहे हो, ये सरासर गलत है। लेकिन ये जो भाई था इसके ऊपर दरिंदगी का कुछ ऐसा भूत सवार था, ये अपनी बहन के साथ में ज़ोर ज़बरदस्ती करना शुरू करता है। जब ये ज़ोर ज़बरदस्ती करना शुरू करता है तो बहन पुरजोर ताकत से इसका विरोध करती है। अब ये अपनी बहन के साथ में मार पिटाई करता है। मार पिटाई करने के बाद में चूंकि ये एक पुरुष था, वो एक 14 साल की मासूम सी बच्ची थी। उसके बाद में ये जो पुरुष था यानी सुरजीत सक्सेना, जो तहरा भाई था, ये अपनी ही चचेरी बहन के साथ में दरिंदगी करता है, उसके साथ में रेप करता है। और रेप करने के बाद में अब इसको लगता है कि इसकी बहन जो है वो किसी को इस बारे में बता ना दे, इसलिए ये सोचता है कि क्यों ना अब अपनी बहन की हत्या कर देनी चाहिए। उसके बाद में ये उसकी हत्या करता है और हत्या करने के बाद में अब ये सोचता है कि इस हत्या को सुसाइड का रूप दे देना चाहिए, क्योंकि अगर ये मामला खोला तो वो बुरी तरीके से पकड़ा जाएगा। इसलिए अपनी बहन के शव को ये फांसी के फंदे पर लटकाता है और उसके बाद में वहाँ से 9 तो 11 हो जाता है। सुबह जब सुरजीत के चाचा जब उठते हैं और जब उनकी बिटिया उठती नहीं है तो उसके बाद में बहुत सारे आवाज़ लगाते हैं, लेकिन जब बिटिया फिर भी दरवाज़ा नहीं खोलती है तो जो चाचा होते हैं ये बेचारे बाहर एक किसी लड़की से कहते हैं, छोटी लड़की को दीवार के सहारे अंदर भेजते और कहते हैं कि तुम जाकर कुंडी खोल देना। अब जैसे ही कुंडी खोली जाती है और जो सुरजीत के चाचा होते हैं यानी उस बिटिया के जो पिताजी होते हैं वो जब अंदर का दृश्य देखते हैं घबरा जाते हैं, उनकी चीखें निकल जाती हैं और उनकी चीखें सुनने के बाद में आस पड़ोस के लोग पहुंच जाते हैं। दोस्तों उसके बाद में जो बिटिया थी
उसकी डेड बॉडी को पुलिस वाले अपनी कस्टडी में लेते हैं, पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं और इस पूरे केस का पर्दाफाश हो जाता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी आना बाकी है और इसमें दरिंदगी की बात साफ होती है या नहीं होती है ये तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ही पता चलेगा। लेकिन ये जो भाई है इसने दरिंदगी की बात कबूल की है, यानी जिस बहन ने इसकी राखी बांधी उसी भाई ने अपनी उसी बहन का बड़ी ही बेरहमी के साथ में रेप कर दिया। दोस्तों अब ऐसा नहीं है कि इस तरीके की कहानियाँ ये पहली कहानी हो, मैंने आप लोग को अनगिनत कहानी सुनाई है। एक कहानी मैंने आप लोग को इससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली सुनाई थी। एक लड़का था हुसैन अंसारी, उसकी बहन रमज़ानों में रोज़े के मुंह से होती है और उसके बाद भी वो अपनी बहन का रेप करता है, हुसैन अंसारी। और जब उसकी माँ आती है तो उसके बाद में वो अपनी माँ की भी रेप करने की कोशिश करता है। वो तो उसकी जो माँ होती है ज़ोर ज़बरदस्ती उसको पकड़कर पुलिस थाने लेके जाती है और कहती है कि साहब इस व्यक्ति को फांसी से भी बढ़कर अगर कोई सज़ा हो तो वो देनी चाहिए। बहरहाल दोस्तों इस तरीके के केसेस सुनकर बड़ा दुख होता है और यही लगता है कि आखिरकार आज का जो समाज है ये किस तरफ जा रहा है। बहरहाल दोस्तों आप लोग इस पूरी कहानी के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। बाकी दोस्तों कल के दिन आप लोगों के कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स भी थे, अब वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। सो दोस्तों कल के दिन जो आप लोग के कमेंट्स हैं इसमें मोहम्मद मिसरोज अपना प्यारा सा कमेंट्स करते हैं जो दिल्ली से हमारी कहानी सुनते हैं, भाई बहुत बहुत शुक्रिया। SK खान जी कहानी सुनते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। मुस्तकीम मंसूरी 700 एपिसोड पूरा होने की बधाई देते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। सलमान खान है लिखते हैं लानत है ऐसे भाई पे, तो सलमान खान जी शुक्रिया आपका। उसके बाद में तिनकू करके आईडी है और ये लिखते हैं जय श्री राम मलिक भाई जी, तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया। सुनील त्यागी जी 700 एपिसोड की बधाई देते हैं। खान अकील जी सलाम करते हैं, भाई वालेकुम सलाम। दिनेश कुमार जी प्यारा सा कमेंट्स करते हैं। उसके बाद में अंसारी अली जी प्यारा सा कमेंट्स करते हैं। मंसूरी भाईजान जी प्यारा सा कमेंट्स करते हैं। नरगिस बानो जी कमेंट्स करती हैं और उसके बाद में मंदी वर्मा की पत्नी प्रदीप वर्मा कमेंट्स करती हैं और इनकी बेटी को हमने विश किया था तो उसके लिए थैंक यू बोलती है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये है इस्लामी करके लिखते हैं, आज पहली बार देखा, बहुत अच्छा अंदाज़ है भाई जी, तो इस्लामी करके आईडी है, शुक्रिया आपका। मोहम्मद रियाज है जो हमारी कहानी को दुबई से सुनते हैं, सॉरी ओमान से सुनते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में कन्हैया कुमार जी कहानी सुनते हैं। उसके बाद में ऋषभ पाल सिंह जी कहानी सुनते हैं। जिवेश अंसारी जी कहानी सुनते हैं। उसके बाद में खेमराज भट्टी जी कहानी सुनते हैं, UP 16 से कहानी सुनते हैं। नूरुल हक कहानी सुनते हैं और उसके बाद में अरीशा जी कहानी सुनती हैं, 700 एपिसोड की बधाई देती है। और उसके बाद में मुगीश्वर कहानी सुनते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में राशिद खान जी कहानी सुनते हैं और रहमतुल्लाह अंसारी हैं, मंसूरी भाईजान जी हैं, सैयद आदिल जी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये साहिल जी कमेंट्स करते हैं, मंसूरी भाईजान जी कमेंट्स करते हैं, शीलनिधि शर्मा जी कमेंट्स करते हैं, भाई बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में कुंदन पाल जी कहानी सुनते हैं, शरीफ मोहम्मद जी कहानी सुनते हैं और मोहम्मद अरशद जी कहानी सुनते हैं। उसके बाद में इदरीस खान जी कहानी सुनते हैं, भाई बहुत बहुत शुक्रिया। धीरज सिंह जी और मोहम्मद रफ़ी जी और मंसूरी भाईजान जी, लईक अनवर जी, सारे लोग कहानी सुनते हैं। नरगिस बानो जी कहानी सुनती हैं, शुक्रिया आपका। लईक अब्बास गुलिस्तानाज बागपति UP से कहानी सुनते हैं। फ्रेंड्स भी लाइक करके कहानी सुनते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। शहाबुद्दीन जी कहानी सुनते हैं। राजकिशोर चौरसिया जी महाबालेश्वर महाराज से कहानी सुनते हैं। नसीर अहमद जी हमारी कहानी सुनते हैं और फ्रेश एपिसोड से सुनते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। धीरज सिंह है लिखते हैं हमें 4 साल हुआ है और आपके सारे एपिसोड सुने हैं। मोहम्मद इमरान जी कहानी सुनते हैं फतेहपुर से। नसीर अहमद जी लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, तो वालेकुम सलाम। मीना जी लिखते हैं नमस्ते जी, तो नमस्ते। उसके बाद में गणेश माधव है लिखते हैं भाई जल्दी वॉमिट किया करो, ऐसा ना हो कि 700 से 7 पर रह जाओ। तो वॉमिट का क्या मतलब होता है मुझे समझ नहीं आया। उस्मान अली है हाय लिखते हैं। उस्मान शंकर है लिखते हैं, उमा शंकर है लिखते हैं राम राम मलिक भाई। सुल त्यागी हैं लिखते हैं हमें आपके 700 एपिसोड सुने हैं और 700 के 700 सुने हैं। अंसारी अली जी कहानी सुनते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अमित भट्टाचार्य कहानी सुनते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके बाद में अजहर अली कहानी सुनते हैं। उसके बाद में कामिल मलिक जी, उस्मान अली जी और सचिन चौधरी जी कहानी सुनते हैं। सो दोस्तों ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है ये आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक करिएगा और दोस्तों और मित्रों के साथ में ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।